तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स की दुनिया में। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स के दो लेक्चर में हम लोगों ने पर्टिकुलरली मेटल की रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिलेटिव पोजीशन ऑफ मेटल्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और स्टेबिलिटी ऑफ आयन का एक बेसिक आइडिया और कंपाउंड की स्टेबिलिटी वगैरह, उसमें छोटे मोटे बहुत सारी चीजें बीच में आई जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। और हमने आपको पिछले लेक्चर में, जो आपने पिछला वीडियो देखा, उसमें हमने आपको यह भी एक काम दिया था कि बहुत सारे मेटल्स हमने आपको बोले थे कि उसका रिलेटिव पोजीशन लगाना है, आप लगाएंगे और लगा के उसका एक सीक्वेंस रेडी करेंगे। लोगों ने वो किया होगा, ठीक है, जिस तरीके से भी किया होगा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपकी जो भी रही होगी आपने वो किया होगा, तो आपके लिए वो बड़ा फायदेमंद होगा। उतने मेटल्स का रिलेटिव पोजीशन ध्यान रखना, याद रखना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद स्टेबिलिटी ऑफ आयन की तरफ जाएंगे। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूं। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, आराम से आ जाइए। जैसे मेटल की रिएक्टिविटी उसका रिड्यूसिंग पावर था, वैसे ही नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इट्स ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, आप Z भी लिख सकते हैं, इट्स ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इसकी रिएक्टिविटी है, मतलब मेटल ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, ठीक है। और मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एज, मैथमेटिकली कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी बोल लीजिए या डेल्टा एच ऑफ फॉलोइंग चेंज। अच्छे से आप देखेंगे, मान लीजिए आपका कोई नॉन मेटल है X2 लेट गैस, एलिमेंटल स्टेट मान लिया हमने, जरूरी नहीं ऐसा हो X2 गैस ही हो, X3 गैस भी हो सकता है, X4 सॉलिड भी हो सकता है, बट एलिमेंटल स्टेट, ठीक है, या ऐसा हमने मान लिया है। ये जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि X2 गैस ही हो। इसका कन्वर्जन करना है X पर X माइनस एक्वस या Y माइनस, कुछ भी लिख लीजिए, Y माइनस एक्वस में, और ये एक स्टेबल एक्वस आयन रेडी करना है, स्टेबल एक्वस आयन रेडी करना है। तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा H होगा वो क्या सब होगा, आराम से सोचिए। पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इलेक्ट्रॉन जब आप गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले आपको इसको एटॉमिक स्टेट में ले जाना पड़ेगा, और एटॉमिक स्टेट में ले जाने के लिए इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टोटल, आराम से देखोगे। अब जो भी यहां पर है प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टोटल, अब इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। और फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आप उसको वाटर में डाल रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रेशन। तो माइनस हाइड्रेशन एनर्जी उस X पर Y माइनस आयन का। अब ये तीन टर्म आया, आराम से सीखेंगे आप। ये तीन टर्म आया, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेने जा रहा हूं, डेफिनेटली 2 लेक्चर तो कम से कम जाना ही जाना है, क्योंकि बड़ा एरिया है, इसमें कंपाउंड्स को मैं इंक्लूड करने जा रहा हूं, तो काफी आपको फायदा होगा। आप बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे, बहुत सारी अमेज्ड करने वाली चीजें जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी चीजें आपको मैं लाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहें, अच्छे से देखें, अपने डाउट्स को भी क्लियर करते रहें। तो ये हमने लिखा कि सिंपली 3 चीजें इसमें इंक्लूड होती है, तो ये डेल्टा H क्रिएट होता है। अब यही डेल्टा H जितना बोला जाएगा कि X2 को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है, या वो एलिमेंट X जो है उतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं
more the negative value of delta H means more reactivity of concerned non-metal X. concerned non-metal X. क्या लिखा हमने? जितना ज्यादा ये डेल्टा H नेगेटिव होगा उतना ही बोला जाएगा कि वो नॉन मेटल X ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा है। चलो आ जाओ, मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, आराम से देखो। अगर मैं बात करूं लेट कंपेयर, पहला नंबर लेता हूं इसी में, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। क्या ले रहा हूं, या नंबर छोड़ दो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस कंपेयर करने जा रहे हैं दोस्त। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन की रिएक्टिविटी को हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है, आराम से सोचो। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एलिमेंटल स्टेट इज F2, क्लोरीन, क्लोरीन का एलिमेंटल स्टेट इज Cl2, ब्रोमाइन, ब्रोमीन का एलिमेंटल स्टेट इज Br2, आयोडीन, आयोडीन का एलिमेंटल स्टेट इज I2। आराम से आया। तो आपको अब इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, तो आप में से हर किसी को पता है कि ऊपर की तरफ इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा है। अभिक्रियाशीलता आप जिसको बोलते हो, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, या आप इसी को बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज, इसी को आप बोलते हो रिएक्टिविटी को ही। नॉन मेटल में रिएक्टिविटी को किस डील करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर को। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि जब आप फ्लोरीन गैस को कन्वर्ट करेंगे क्लोरीन, सॉरी अच्छे से देखोगे, Cl- एक्वस में, तो इस प्रोसेस का डेल्टा H मोस्ट नेगेटिव होगा रिलेटिव टू किसके, Cl2 गैस को जो कन्वर्ट करोगे, Cl2 गैस को जो कन्वर्ट करोगे Cl- एक्वस में, इस प्रोसेस के नेगेटिव डेल्टा H के रिस्पेक्ट में वो काफी ज्यादा होगा, इनफैक्ट चारों में सबसे ज्यादा, इसीलिए मोर रिएक्टिव हुआ। अब सवाल फिर यही है, थियोरेटिकल पोर्शन इतना ही है, थियोरेटिकल पोर्शन में कुछ नहीं है, बट इसका एप्लीकेशन वास्ट है, और मजा तब आएगा जब इसको हम और ज्यादा कंपाउंड में हम लोग ले जाके लगाएंगे, ठीक है। तो आप पहले, ये पहला पेज है आपका, फर्स्ट पेज है, बहुत सिंपल बेसिक लेवल की चीजें है, क्लियर हुई या नहीं आप ये पहले बता ले मेरे को, क्योंकि अब इसका मैं एक्सजरेट इसको करने वाला हूं, और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और मेरे को बताएं कि आपका ये चीज क्लियर हुआ है या नहीं। दिस इज पेज नंबर 1। तो पहले आपको मैं एक बेसिक आइडिया देने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का, ताकि जब आप ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो किसी तरीके का कोई कंफ्लिक्शन माइंड में ना हो। एक बेसिक आइडिया ही दे रहा हूं क्लियर करने के लिए चीजों को। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप JRF और CSIR नेट के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको आता होगा पहले से, फिर भी मैं थोड़ा सा अपने लेवल पर आपको संतुष्ट कर देना चाहता हूं। तो एक बेसिक आइडिया में अगर मैं चलूं, पहले घेर के बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी पर ही मैं बात कर लूं, आराम से सीखा जाए। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो हम लोग डिफाइन करते हैं कि बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, और जो अमाउंट दे करके बॉन्ड ब्रेक करते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी इज एक्सोथर्मिक, बट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज इंडोथर्मिक। तो दोनों एक ही चीज है, फर्क है एक जो बनने में रिलीज हुआ और दूसरा वही अमाउंट से आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए कोई बड़ा उसमें मारामारी नहीं है। ये आपका क्लियर हुआ होगा, बहुत लोगों का वो भी क्लियर नहीं रहता। चलो आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले दो एलिमेंट में आराम से सोचो, अगर सेल छोटा हो तो न्यूक्लियस का एफर्ट डेफिनेटली काफी ज्यादा होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ अगर दोनों ओवरलैपिंग सेल बड़े हो तो यहां न्यूक्लियस का एफर्ट कम होगा रिलेटिवली। आप समझ पा रहे होंगे दोस्त, इसीलिए ऑर्बिट नंबर कैसा चाहिए, छोटा। तो आप क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑर्बिट नंबर, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके बाद अगर मैं बोलूं बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में ऑर्बिट नंबर के बाद और कौन सा फैक्टर, तो अब आ जाओ,
अगर मान लो कि दोनों के केस में ऑर्बिट नंबर को भी ट्राई करें, किसको ट्राई करना? सबसेल। अब सबसेल में एक होता है एस सबसेल और एक होता है पी सबसेल। एस की खासियत है कि एस न्यूक्लियस के क्लोज है, इसके तरह वो छोटा है, तो एस का बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए पी से। अच्छे से सुनोगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो एस जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। एस कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। और पी कैसा है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो पी जितना सरफेस एरिया टच करेगा, जितनी उसमें ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि डायरेक्शनल है तो ओवरलैपिंग बेटर होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ने से। इसीलिए आपका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्बिटल में ज्यादा होने चाहिए तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब बोलोगे सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी। चौंको मत, चौंको मत दोस्त। एसएस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी एसपी, एसपी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी पीपी, और पीपी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी डीडी। आप समझ लो, चौंकने वाली बात है, लेकिन आप चौंकिए मत, आप जानिए ये सच है। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं और पढ़ाते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, आराम से सुनो। बहुत लोग क्या इसमें करते और पढ़ाते हैं कि एस न्यूक्लियस के करीब है, छोटा है, इसीलिए एसएस बॉन्ड स्ट्रांग होगा पीपी से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एस जब भी ओवरलैप करेगा तो एस का इलेक्ट्रॉन नॉन डायरेक्शनल है, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे डायरेक्शन में छितरा हुआ है, फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। आराम से समझो, पूरा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। अलग बात है केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी वहां के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। बट जब आप पी को ओवरलैप कराओगे दोस्त, तो पी डंबल शेप का है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में है। समझिए, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर होता है, इसीलिए जब आप पी को ओवरलैप कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर मैक्सिमम होगा। इसका स्कैटर्ड है, यह डायरेक्शनल है, और डी इज मोर डायरेक्शनल देन पी ऑर्बिटल। यह भी क्लियर जानो, भले ही डी डिस्टेंस वाइज काफी दूर है पी से, बट डी इज मोर डायरेक्शनल देन पी ऑर्बिटल, इसीलिए डीडी का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब मैं एक कंफ्यूजन की बात बताता हूं, डीडी का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बट कब? पीपी से कब स्ट्रांग होगा? कब स्ट्रांग होगा? जब डीडी भी सिग्मा हो और पीपी भी सिग्मा हो। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना, आराम से देख लो, ऐसा मत कर देना कि एसएस सिग्मा, अब पीपी पाई ले लो तो बोल दो कि ये स्ट्रांग है। जी नहीं, क्या होगा? एसएस भी सिग्मा और पीपी भी सिग्मा लेना होगा। एक ही तरह के बॉन्ड्स लोगे तब लो और बोल दो कि वो स्ट्रांग है। क्या करना होगा? पीपी सिग्मा अगर लोगे तो आपको डीडी भी क्या लेना होगा? सिग्मा लेना होगा, तब स्ट्रांग होगा। या अगर आप पीपी पाई लेते हो तो डीडी का भी कैसा बॉन्ड लेना होगा? पाई, तब जाके स्ट्रांग होगा। उम्मीद है ये समझे होंगे आप। तो बड़ा कंफ्यूजन है ये, इसलिए मैंने क्लियर किया चीजों को कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्शनल कैरेक्टर एटॉमिक ऑर्बिटल के ज्यादा होने से। अब बोलोगे सर एस तो कहीं ना कहीं छोटा है, तो आप ऑर्बिट नंबर बोलते हैं छोटा है क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो सर एसपी में ऐसा क्यों नहीं? तो वो एक पॉइंट है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ऑर्बिट के चेंज होने से डिस्टेंस अचानक बहुत चेंज होता है, बट सब ऑर्बिट के चेंज होने से डिस्टेंस बहुत चेंज नहीं होता है। ऑर्बिट के चेंज होने से रेडियस ऑर्बिटल का बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस चेंज होता, बट सब ऑर्बिट के चेंज होने से नहीं होता। जान लीजिए दोस्त, फास्फोरस एटम का 3s ऑर्बिटल का एटॉमिक रेडियस 0.47 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जबकि फास्फोरस एटम का 3p 0.54 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या देख रहे हैं? 0.47 और 0.54, कहां बहुत का डिफरेंस? तो सब ऑर्बिट के चेंज होने से रेडियस पर तब ज्यादा नहीं सोचते हैं, जब सब ऑर्बिट चेंज करे तो उस समय क्या सोचते हैं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कि जो ऑर्बिटल जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा इलेक्ट्रॉन उतना सामने फोकस होगा, और जो जितना नॉन डायरेक्शनल है इलेक्ट्रॉन उसका छितरेगा, स्कैटर्ड होगा चारों तरफ में। जैसे एस स्फेयर है, तो स्फेयर तो नॉन डायरेक्शनल है, इसीलिए एस अगर ओवरलैप करे और पी जब ओवरलैप करे तो पी का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बट कब? जब पी के पास भी सिग्मा बॉन्ड हो और एस के पास भी सिग्मा बॉन्ड हो।
मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अलग चीज है। सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग डबल इसलिए है क्योंकि उसमें सिंगल वाला सिग्मा तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा पाई है। और डबल से ट्रिपल इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी एक सिग्मा और दो दो पाई है। तो हमने क्या बोला, एसएस और पीपी में कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, पीपी। अब जैसे मैं बोलूं, आराम से सुनो, बड़ी अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, आप इसको अच्छे से देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चलो कार्बन ही ले लेता हूं, क्यों आप भी परेशान होंगे, कंफ्यूजन बढ़ा देता हूं थोड़ा सा दोस्तों का कंफ्यूजन, चलो मैं बढ़ा रहा हूं। अब मैं बोलूं sp sp2 sp2 और sp3 sp3। आराम से सोचें, आप वीडियो भी देख रहे हैं तो पॉज कर लें, लाइव देख रहे हैं तो देखें सामने से और सोचें इसमें किधर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, राइट या लेफ्ट। सोचे सोचे, राइट या लेफ्ट, किधर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। sp की तरफ या sp3 की तरफ। कुछ लोगों के दिमाग में राइट होगा, कुछ लोगों के दिमाग में लेफ्ट होगा, दोनों का अपना लॉजिक है। राइट वाले का यह लॉजिक होगा कि सर पी कैरेक्टर उसके पास पी कैरेक्टर 50% है। लेफ्ट वाले के पास यह लॉजिक होगा sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड और sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड, दोनों के अपने लॉजिक हैं। फर्स्ट वाले लोग सही हैं, राइट तरफ, लेफ्ट वाले लोग गलत होंगे। ये sp और sp की जो मैंने बॉन्ड दिखाई, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है ये सिंगल बॉन्ड है। लोग यहां मार खा रहे हैं, जो भी इसको सही से नहीं समझ पा रहे हैं समझिए। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये एक ऑर्बिटल है जो sp है और ये एक ऑर्बिटल है जो sp है, मतलब sp और sp का सिंगल बॉन्ड है। और ये एक ऑर्बिटल है जो sp3 है, मतलब ये सिंगल sp3 का ये सिंगल बॉन्ड है। यहां डबल ट्रिपल ना समझे, ट्रिपल समझ लेंगे तो आप लेफ्ट हो जाएंगे, sp की तरफ हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझना आपको, क्योंकि मैंने बोला sp मतलब वो सिंगल बॉन्ड हुआ। तो चलो इधर की तरफ, क्यों, क्योंकि इधर परसेंटेज p कैरेक्टर ऑर्बिटल में बढ़ गया, और जितना डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ता है, परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीजेस, देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड मजबूत होते चले जाएगा। आराम से समझो, बहुत मजेदार चीजें आने वाली है। तो सबसे पहला फैक्टर हमने बोला आप सेल लगाओगे, दूसरा फैक्टर हमने बोला डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स लगाओगे। और भी है क्या फैक्टर सर? फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ काम का चीज मैं बता रहा हूं। तीसरा फैक्टर आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेज।
क्योंकि जब बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बढ़ते हैं तो इससे बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर, इट रिजल्ट्स डेवलपिंग आयोनिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर बढ़ा रहा है दोस्त? ये बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर को बढ़ावा दे रहा है, और आयोनिक बॉन्ड की मजबूती कोवैलेंट बॉन्ड से बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से आपका बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है। इसके बाद मैं फैक्टर बोलूं तो एक छोटा सा फैक्टर होता है, कभी कभी एटम्स जब ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं तो उस समय में दोनों एटम का अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो वहां पर दोनों रिपेल भी करता है। वो रिपल्सन अगर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको बोला जाता है इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मैंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि एटम्स जब ओवरलैप कर रहे हो बॉन्ड बनाने के लिए आपस में, तो इस एटम का और इस एटम का छोटा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो, लोन पेयर्स वगैरह ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर ज्यादा हो तो क्लोज जाने पर दोनों रिपेल भी करता है। ऐसा भी होता है। पर्टिकुलरली ये हादसा सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के साथ होता है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। फ्लोरीन जैसे काफी छोटा है, राइट साइड है तो काफी छोटा है, और ऊपर से 3-3 लोन पेयर, उसके पास 7 वैलेंस है। तो आप समझ रहे हैं कि 2 फ्लोरीन जब जाएगा ओवरलैप करने के लिए तो दोनों के बीच लोन पेयर वाली रिपल्सन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये रिपल्सन ज्यादा होने से क्या बोला हमने दोस्तों? बॉन्ड कमजोर हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरवैलेंस, आराम से समझोगे, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन या रिपल्सिव फोर्सेज। लेकिन हमने यह भी बोला दोस्तों साथ में, ये मेनली इफेक्टिव है किसके लिए जी? दोस्तों लाइव क्लास किया कर यार, लाइव क्लास किया कर। लाइव जब रिकॉर्ड हो जाए तो उसको देखने में कोई मजा नहीं है, लाइव देखोगे बहुत मजा है। तुम्हारे पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, उन सारे काम को आप दरकिनार करो और लाइव क्लासेस अटेंड किया करो, क्योंकि ये आपका करियर बनाएगा, आपकी जिंदगी बनाएगा, आपके मन के डाउट्स को क्लियर कर लेगा। बाद में मैं बिजी, आप बिजी, किसको फुर्सत है डाउट पूछने की? हजारों हजार स्टूडेंट्स पढ़ाता हूं, कितने लोग डाउट पूछते हैं? 5, 10, 15, 20 नहीं पूछते हैं ज्यादा लोग। लेकिन जब लाइव क्लासेस होती है, कोई भी चाहे ऑफलाइन की या ऑनलाइन की, उसमें लोग डाउट्स पूछते हैं। इसलिए लाइव अटेंड कर दोस्त, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलो, ये वाला भी हमने एक फैक्टर बताया, और भी फैक्टर्स हैं बट यूजुअली काफी है, काफी ज्यादा है आपके लिए। आपको इससे ज्यादा का इस्तेमाल भी नहीं होगा, चाहे आप वो CSIR नेट JRF में 1 रैंक लाना है तब भी। अब मैं इनको करके दिखाता हूं। अब जब आपके सामने बॉन्ड एनर्जी का कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अप्लाई होता है। आयोनिक बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी टर्म नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो मेटेलिक बॉन्ड से डिसाइड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कोहेशन फोर्स मतलब उसके हीट ऑफ एटोमाइजेशन से कंपेयर होता है। तो अगर आयोनिक मेटेलिक में मैं बोल रहा हूं, और आयोनिक बॉन्ड में लैटिस एनर्जी उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो मैं आयोनिक बॉन्ड की यहां बात नहीं कर रहा हूं, ना मेटेलिक बॉन्ड की बात कर रहा हूं। ये जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी टॉपिक खुला है वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो कौन कौन सा फैक्टर? सेल छोटे होने चाहिए तो ओवरलैपिंग बेटर होगी। अगर सेल समान है, दोनों में एक ही तरह का है, 2 एग्जांपल में, तो कंपेयर करने के लिए बॉन्ड एनर्जी का नेक्स्ट तरीका क्या है आपका कि ऑर्बिटल, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हो, S से ज्यादा P हो, P से ज्यादा D हो। लेकिन ये ध्यान रहे, ये लगाने से पहले आपको ये देखना है या तो सारे सिग्मा बनाए या सारे पाई बनाए या सब पाई बनाए, तब वो लगाते हैं। और फिर तीसरा हमने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड से चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है तो जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर हमने बोला कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो, साइज छोटा हो, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जब एटम क्लोज होता है ओवरलैपिंग के लिए तो रिपेल भी करता है, और उस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली जो लास्ट वाला फैक्टर है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो वो एप्लीकेबल है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साइज काफी छोटे होते हैं, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स पर लास्ट वाले फैक्टर एप्लीकेबल है। तो चलिए, आप इस पेज का, मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आपने एंजॉय किया होगा तो आप लाइक्स दबाएं, शेयर दबाएं, वीडियो कंप्लीट होगा तो बाद में कमेंट्स भी किया करें ताकि एनर्जी मिले, लोगों को भी मैसेज जाए पॉजिटिव। और आप बताएं मेरे को कि आपको यहां तक अच्छे से क्लियर आप या नहीं। अब मैं इसको एप्लीकेशन में ला रहा हूं, आप भूलेंगे नहीं। मेरा टॉपिक था रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी का अच्छा खासा यूज है, बिना उसके आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए ले आया हूं, एक ऐसे टॉपिक में जहां से आप पी ब्लॉक के बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी, पी और एस ब्लॉक के बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो आप मेरे को बताएं कैसा लग रहा है, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं चीजों को, ठीक है? ओके। अब मैं जो करने वाला हूं वो है कॉन्फ्लिक्शन, मतलब द्वंद्व। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट को लड़ाता हूं आपसे, आपके इन कॉन्सेप्ट से मैं लड़वाता हूं चीजों को। मतलब मैं ये अब करने जा रहा हूं कि आप शुरू में तो आराम से लगा लें और एक दो एग्जांपल के बाद सोचे कि मैं अब क्या लगाऊं, यहां फैक्टर सेल लगाऊं कि सब सेल लगाऊं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगाऊं। तो क्लियर भी करूंगा, पहले क्लियर करूंगा, फिर कंफ्यूजन लाऊंगा, फिर पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, वीडियो पर बने रहे। ये आपका पेज नंबर 3 एग्जाम्पल्स में आता हूं और यही ब्लॉक है, यही ब्लॉक में पढ़ने होते हैं और यही सारी चीजें लोग मिस करते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल लेता हूं। अगर मैंने बोला HH LiH की बात की जाए और LiLi की, आप बोलोगे सर चीजें आप सेल लगाओ, मैं बोलूंगा सब सेल भी लिखते चलो साथ में, 1s और ये 1s 2s है, ठीक है, ये 1s है, ये 2s, पहले छोटा वाला लिख दिया, और 2s, तो सेल से डिसाइड हो गया, क्लियर हो गया। सेल इधर छोटा है तो इधर बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी ज्यादा होगी। चलो सेकंड, अगर मैं बोलूं आराम से, अच्छे से आप देखेंगे, सेकंड एग्जांपल, मैं अगर आपको बोलूं कि आप ले लो HH HF और FF, HF FF वर्सेज HH, वर्सेज छोड़ो हटाओ, शानदार एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल। तो आप बोलोगे सर पहले सेल लिख दूंगा मैं 1s, सर मैं सेल लिख दूंगा फ्लोरीन 2p, और मैं सेल लिख दूंगा 1s2p। अब सर मेरा अगर ऑर्बिट नंबर के अकॉर्डिंग लगाऊं, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट नंबर, तो सर मेरा सबसे ज्यादा आना चाहिए HH, देन आफ्टर HF और तब FF। मैं बोलूंगा कि ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकली ये लगभग 450 पर है किलोजूल पर मोल, और ये लगभग 575 पर है, और वो तो काफी कम है 150। तो अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, आप टीचर बनने जा रहे हैं, डाटा तो आपको कुछ कुछ पता ही होना चाहिए, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि आप मार खा गए। देखिए अच्छे से, जबकि वही अगर आप केमिस्ट्री को समझते हैं कि इसमें थियरी लगा करके इनऑर्गेनिक को सीख लूं, तो अगर आप ऐसा कर देते कि HF को आप ऐसा बना देते कि ये सेल के हिसाब से कम होगा, तो आपको पता भी नहीं चलता, अगर डाटा नहीं आता तो पता भी नहीं चलता, और कब का आप गलत बना चुके होते। तो कॉन्फ्लिक्शन क्या है, पॉइंट जरा देखो, आपके HF के पास, आप जरा गौर करें, HF के पास वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आपने इसको इग्नोर कर लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा एक्स लिखूं तो 4.0 माइनस 2.1, आपको पता है यूजुअली सामान्य तौर पर, शायद आपको पता हो कि ईएन डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हो तो आयोनिक बॉन्ड हो जाते हैं सामान्य तौर पर, बट HF इज कोवेलेंट, HF फिर भी कोवेलेंट है, और अगर वो आयोनिक होता था तो क्लियरली स्ट्रांग हो जाता जी, बट HF कोवेलेंट है,
HF कोवेलेंट इसलिए है क्योंकि नॉन मेटल के जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, जो दो नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं वो पक्का कोवेलेंट होते हैं, 99% चांसेस है जो दो नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितने भी क्यों ना हो जाए। समझे? तो HF इज कोवेलेंट क्यों? H इट इज बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, बाइनरी कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल। आराम से सुनिएगा, वही चीज इसको बचा लिया, नॉन मेटल में कोवेलेंट होते हैं। बाइनरी दो से ज्यादा हो तो गारंटी नहीं है, जैसे NH4Cl में 3 नॉन मेटल है तो वो आयोनिक है NH4 प्लस और Cl माइनस। बट अमोनिया इज कोवेलेंट, HF इज कोवेलेंट, SiF4 इज कोवेलेंट। तो नॉन मेटल का जो बाइनरी होगा वो कोवेलेंट होता। तो इतना ही डिफरेंस कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। 1.7 के बाद तो बॉन्ड आयोनिक हो जाते हैं, ये अभी भी कोवेलेंट है। क्यों कोवेलेंट है? क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड है नॉन मेटल का, इसीलिए बच गया इसकी किस्मत। तो मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, इसीलिए HF जो है, दैट्स वाई ऐसा हो गया दोस्त कि HF की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा हो गई, किससे? HH से भी काफी ज्यादा हो गई, HH से भी। देखो कितना बढ़िया चीज हम लोगों ने सीखा, मतलब सब सेल करे सब सही, बॉन्ड एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो तो चलेगा, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5 का हो, मतलब 1.0 से ऑनवर्ड्स अगर ऊपर हो तो 1.0 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ऊपर अगर जाए तो इट मैटर्स अ लॉट। तो आपको सोचना पड़ेगा। चलो आ जाओ, मैं और अच्छा एप्लीकेशन कराता हूं और आपको क्लियर करता हूं। अगर मैं लूं CH NH OH HF, आराम से देखो, मैं बोलूं कि इसमें किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी जी, तो आप बोलोगे सर पहले सेल लगाऊंगा, तो सेल लगाऊंगा सर तो सारे में यहां से वहां जाने पर सब में 2p है और 1s है, तो सर 1s 2p इक्वल्स टू कांस्टेंट। आराम से देखो, तो सर सेल से डिसाइड नहीं होगा, सर सब सेल लगाता हूं तो सब सेल भी तो कांस्टेंट है, sp सब में सेल भी कांस्टेंट है, तो ना सेल काम। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगाता हूं, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा एक्स किसको बोलते हैं हम लोग? EN डिफरेंसेस को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, कैसे? 2.5 माइनस 2.1 इक्वल्स टू 0.4, यहां पे चलो 3.0 माइनस 2.1 इक्वल्स टू 0.9, यहां पे चलो 3.5 माइनस 2.1 इक्वल्स टू 1.4, यहां पे चलो 4.0 माइनस 2.1 इक्वल्स टू 1.9। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेज, देयरफॉर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इंक्रीजेज। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एवरेज बॉन्ड एनर्जी, अच्छे से सीखे, एवरेज बॉन्ड एनर्जी बहुत मजेदार है। एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की मजबूती HF की ज्यादा है, तब OH की, तब NH की और तब CH की। अगर मैं बोलूं दोस्त कि आप इन सब का वर्सेस करवाएं, आराम से सोचें, इन सब का वर्सेस करवाएं HH से, तो आपको अब इसमें आराम से यह तो समझ में आ रहा है कि HH HF से पीछे है, क्योंकि हमने पिछले एग्जांपल में कर दिया था काफी ज्यादा ही डिफरेंस से। अब सोचे OH से जहां डिफरेंस है 1.4 क्या होगा, NH से जहां डिफरेंसेज है 0.9 क्या होगा, CH से जहां डिफरेंसेज है 0.4 क्या होगा। आराम से सोचें, आराम से सोचें, कोई हड़बड़ी नहीं है। HH उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसके पास फैक्टर है N1N1। सोचें कि HH HF के तो पीछे है, क्या OH से स्ट्रांग है या वीक? तो OH का EN डिफरेंस 1.4 है, 2 है, वो N1N1 है, बट 1.4 EN डिफरेंस है और ये 0.9 EN डिफरेंस है। तो HH पहले सोचे कि OH से स्ट्रांग होगा या वीक। कितना मजेदार है,
सोचिए, उसके पास फैक्टर है वो N1 है, पहला सेल है। इसके पास फैक्टर है कि इसका EN, ये पहला सेल नहीं है बट इसका EN डिफरेंस। तो OH के पीछे या आगे, अगर आप बोलोगे OH के आगे तो बात खत्म, अगर बोलोगे पीछे तो मैं फिर पूछूंगा NH के आगे या पीछे। सोचिए आराम से। बहुत सारे लोग NH की बॉन्ड एनर्जी OH से ज्यादा पढ़ते हैं, ये भी मैं क्लियर करूं। पता नहीं ये बीमारी कहां से आई है उनके अंदर, कौन सिखाए हैं या किस बुक से पढ़े हैं। हालांकि बुक वाले भी कुछ लिखते हैं, NH की बॉन्ड एनर्जी OH से ज्यादा, नाइट्रोजन की हाफ फील्ड, ये वो लन फन क्या क्या बॉन्ड एनर्जी को कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं। तो चलो आ जाओ मैं क्लियर करता हूं। HH ये डिफरेंस काफी है 0.9। मैंने बोला एक से ऊपर रहेगा तो थोड़ा सिग्निफिकेंट अच्छा लगता, अच्छा ये डिफरेंस होगा। मतलब HH यहां पे क्या शानदार एग्जाम्पल है। अगर आपको डेटा की जानकारी नहीं है तो आप गलत करके आ जाएंगे, खुद भी गलत करेंगे और अगले आने वाली पीढ़ी को भी गलत पढ़ा देंगे। और टीचर जब गलती पर गलती लगातार करते जाए तो वो कई पीढ़ी तक गलत पर गलत जाते रहता है, वो फिर कभी दोबारा सुधर नहीं पाता है। इसलिए शिक्षक को गलतियां करने का कोई हक नहीं है। तो HH NH से स्ट्रांग हुआ, OH को टेक ओवर नहीं कर पाया क्योंकि OH के पास स्टिल अभी भी बॉन्ड एनर्जी अच्छी खासी है। देखो कितना बढ़िया शानदार एग्जांपल वाला मैं एग्जांपल करवाता हूं, और ये बहुत काम का चीज भी हमने करवाया। आप वीडियो पर बने रहे और जरूर बताएं कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें, कॉन्सेप्ट अच्छा जा रहा है आपका या नहीं, मेरे को एकदम बताते भी जाए। और आप इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो और एग्जांपल लेता हूं, 3 एग्जांपल्स अच्छे लेने के बाद मैं आपको चौथे नंबर के एग्जांपल में ले चलता हूं। देखें आप, अब मैं आपको ले रहा हूं CC बॉन्ड, NN बॉन्ड, OO बॉन्ड, FF बॉन्ड। अब मैं यहां पूछने वाला हूं कि क्या होगा बॉन्ड एनर्जी। देखो अब मैं बीइंग स्टूडेंट सोच रहा हूं, स्टूडेंट बन के सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि राइट जाने पर सेल भी कांस्टेंट है, सेल से भी डिसाइड नहीं होगा क्योंकि सारे N2 है। फिर मैं सोच रहा हूं सारे में सब सेल भी कांस्टेंट है, L एजिमुथल क्वांटम नंबर 2p सब में, तो न सेल से क्लियर होगा। फिर मैं देख रहा हूं EN डिफरेंस भी सब में क्लियर है, ये भी फैक्टर फेल कर गया। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे डील कर सकते हैं कि सर राइट जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, और अकॉर्डिंग टू सर साइज अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं सर कार्बन बड़ा और उसके रिस्पेक्ट में सर फ्लोरीन छोटा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो सर ये वाला स्ट्रॉन्ग वो वाला कमजोर। जो भी लोग ऐसे बोलेंगे मैं स्पष्ट बोलूंगा, ऐसे ही लोगों को शास्त्रों में सी कहा गया है। सी समझते होंगे सी। अब मेरे से उसका फुल फॉर्म मत पूछिए, मैं बता दूं तो बवाल हो जाए ऑनलाइन पे। तो इस तरीके से गलत है। ठीक है, आपने सेल सब सेल और EN डिफरेंस देख लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। आप इस तरीके से साइज से लेकर के नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो क्या पॉइंट है, तो क्या एक है, आप राइट साइड जा रहे हैं तो आप जरा गौर करें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। आराम से देखें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है आपका, इंक्रीजेज, सॉरी हां इंक्रीजेज, एंड और साथ में साइज घट रहा है। किसके लिए? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं ये। किसके लिए? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं ये। इसीलिए एवरेज चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, एवरेज चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब एवरेज चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जब ओवरलैप करने जाएगा तो इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन मजबूत हो जाएगा। इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्ट्रेंथेंस, ये मजबूत हो जाएगा। आराम से समझोगे, इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्ट्रेंथेंस, ये रिपल्सन मजबूत हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4,
और फ्लोरीन के पास 7, ऑलमोस्ट डबल। साइज छोटा, समझो, और फ्लोरीन का साइज भी थोड़ा छोटा उससे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो जब ये सामने आएगा तो इंटरवैलेंस रिपल्सन, दोनों का वैलेंस जितना रिपेल करेगा उसके रिस्पेक्ट में यहां ये रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, और ये रिपल्सन मजबूत जितना स्ट्रांग हो जाए उतना आपका बॉन्ड एनर्जी कमजोर हो जाएगा, मतलब बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड गेट्स वीकनिंग। देयरफॉर अगर मैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी की बात करूं कि एवरेज औसत बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आप बोलोगे कि सर सीसी की ज्यादा, तब एनएन की, तब ओओ की, और तब एफएफ की। इसीलिए इन चारों एलिमेंट में आप बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर कार्बन की होती है। कैटेनेशन पावर इज व्हाट? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, लंबा लंबा चेन बनाना। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में क्यों कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, मतलब नॉन मेटल्स के बीच में। अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि सेकेंड पीरियड में क्यों कार्बन की सबसे ज्यादा। बॉन्ड खुद से जब बॉन्ड बनाने की बारी आए तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है कार्बन के साइड, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए कैटेनेशन पावर आप बोलेंगे, कैटेनेशन पावर इज व्हाट? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, खुद से बॉन्ड बना करके जुड़ के चेन बनाने की एबिलिटी। इसीलिए आप क्या बोलोगे? कार्बन का ज्यादा, तब नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। ये आपकी चीजें क्लियर भी होंगी, आराम से सुनते जाओ, ये आपकी चीजें क्लियर भी होंगी। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी इधर बढ़ गई। अब पॉइंट है, ये आपने क्लियर किया, सीसी तब एनएन तब ओ तब एफएफ, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी आपका इधर हुआ कैटेनेशन पावर। ये जो कैटेनेशन पावर है ये मैंने अभी पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ किसके लिए आपको बताया? सिर्फ इस सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट। तो मान लो अगर मैं इस तरह से दूं CF NF OF, और पूछो CF NF OF FF की बॉन्ड एनर्जी पूछो, तो अब एक बार फिर से लगाओगे सेल, सब में N2 N2 कांस्टेंट, फिर से लगाओगे सब सेल सारे में 2p कांस्टेंट, फिर से लगाओगे। अब चलो EN डिफरेंस तो दोस्त है 3.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0, तो EN डिफरेंस तो इधर बढ़ेगा, EN डिफरेंस भी बढ़ेगा, और ऊपर से इधर रिपल्सन ज्यादा है, चूंकि वही देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है, एंड इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन घटेगा आराम से। इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्सेज वो डिक्रीज करेगा, पुअर होगा। तो सोचो, इसके कम होने से भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और EN डिफरेंस बढ़ने से भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ओवरऑल इधर एवरेज बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज। आपको ये बात होगी क्या? यहां तक आपका चीज क्लियर है? कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हुआ यहां तक ही? जल्दी से बताएं मेरे को, एकदम तेजी से बताएं। आपने क्या करना है कि जितने भी एग्जाम्पल्स हमने करवाए हैं और मैं आगे जो करवा रहा हूं, तो आपने सारे एग्जाम्पल्स को नोटबुक पे खुद से लिखना है, उसका आंसर नहीं, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना है और उसके ऑर्डर को खुद से लगाना है। आप ये काम जरूर करें, वो आपकी एक प्रैक्टिसिंग एक तरह की, तो वो काम आप जरूर करें, ठीक है? चले आ जाए, मैं लेता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन, चूंकि रिएक्टिविटी में हमने यही चीज लिया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजेंस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आप बोलोगे सर मैं सेल लगाऊंगा, ऊपर जाने पर सेल डिक्रीज करेगा। ये सर N2 N2 है, आराम से आ जाए,
N3 N4 N4 और सर ये N5 N5 है। तो सर सेल डिक्रीज करने से आपने पढ़ाया कि ओवरलैपिंग अच्छी होगी, इसीलिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, सीखते जाएं आप अच्छे से। अब मैं बोलूंगा कि ये जो फ्लोरीन है आपकी, आप भूल नहीं सकते हैं कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो साइज में काफी छोटे होते हैं, और अगर उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो तो जब वो बॉन्ड बनाने जाएंगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होगा। मजा आ जाएगा, आप देखते रहे। तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो आप क्या सही सही लॉजिक दोगे? क्या लॉजिक दोगे? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। एक तो साइज जरूरत से ज्यादा छोटा है, और साथ में जो दूसरा पॉइंट है, जरूरत से ज्यादा छोटा साइज तो जो है, और साथ में एन लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके कारण हाई चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगी। तो इसीलिए F2 सफर करेगा। सफर करना मतलब प्रॉब्लम में आना, पीड़ित होना। F2 सफर्स फ्रॉम किस चीज से? इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये बॉन्ड को कमजोर कर देगा, विच रिजल्ट्स वीकनिंग ऑफ बॉन्ड। आराम से देखोगे ये बॉन्ड को कम। आप बोलोगे सर हम लोगों को ये चीज आती है। अरे आने से नहीं है, मैं इसको दूसरे लेवल पे ले जाने वाला हूं। आप बोलोगे कि सर हम लोगों को थोड़ा बहुत आता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इसमें दूसरा तीसरा चीज ऐड करूंगा तो उड़ जाएगा, दिमाग उड़ जाएगा। तो पहले मेरे को पढ़ाने दो। तो अब क्या आ जाएगा ऑर्डर? ये कम हो गई बॉन्ड एनर्जी किसकी? फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। आराम से देखें, कम हो करके ये यहां नहीं आती है। बोलोगे कि सर कम हो करके यहां नहीं आती है का क्या मतलब है? यहां आती है का, यहां क्यों लिखे? इसलिए क्योंकि फ्लोरीन में रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है फ्लोरीन की, और वो एफिनिटी क्लोरीन के नीचे जाती है। इसीलिए आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से फ्लोरीन कम होकर के क्लोरीन के नीचे जाता, बट बॉन्ड एनर्जी में फ्लोरीन क्लोरीन के नीचे नहीं, ब्रोमाइन के नीचे जाता। चलो मैं आपको अच्छे से और समझा रहा हूं। तो फाइनली जो ऑर्डर आया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, वो आया सबसे ज्यादा Cl2, देन आफ्टर Br2, उसके बाद फ्लोरीन और आयोडीन बहुत क्लोज होता है। और जानते हैं, सिर्फ ऑर्डर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट यह याद रखना है कि इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम बॉन्ड एनर्जी है। यह याद रखना बहुत जरूरी है, ऑलमोस्ट सेम बॉन्ड एनर्जी। ये चीजें पूछी जाती है, सारे कंपटीशन में पूछी जाती है। ठीक है, आज मैं वैल्यू लिखता हूं। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 240 किलो जूल पर मोल है, और ये आते आते करीब करीब फ्लोरीन की 156 किलो जूल पर मोल है फ्लोरीन की। तो जरा देखिए कितने का डिफरेंस हुआ, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स काफी स्ट्रांग रहा होगा। जो फ्लोरीन को क्लोरीन 240 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 300 होना चाहिए, वो फ्लोरीन क्लोरीन से काफी कम है, मतलब ऑलमोस्ट 100 किलो जूल पर मोल वो कम है। बढ़िया से क्लियर कीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अब एक जादू बात बताता हूं। एक्चुअली फ्लोरीन इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से कम बॉन्ड एनर्जी तो रखता ही है, बट क्लोरीन में जो इसके बॉन्ड एनर्जी को बढ़ा देता है, ये लोगों को नहीं पता होता है। हमने दो बातें बोली, एक हमने ये बोला कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी तो कम है ही रिपल्सन की वजह से, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट छोटा है। बट हमने दूसरा बोला कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, उसका तो कम जो हुआ क्लोरीन का एब्नॉर्मली ज्यादा, मतलब कुछ उसके पास एक्स्ट्रा बूस्टिंग एफर्ट है, जो बोलते हैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स।
अश्वगंधा खाए हुए, कुछ एक्स्ट्रा है उसके पास। क्या है उसके पास एक्स्ट्रा, ध्यान दे, ये भी मैं लिखने जा रहा हूं। एक्चुअली Cl2 possesses abnormally high bond energy। अच्छे से देखेंगे, ये भी पॉइंट है। क्या क्लोरीन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो 3s2 3p5 लिखते हो दोस्त, आराम से देखो, ये लिखते हो आप। ध्यान से सुनो, आप यहीं से सामने वाले दूसरे क्लोरीन का बॉन्ड बना लेते हो। यही वाला बॉन्ड बनाया दो क्लोरीन का, Cl+Cl का। अब सामने 3D वैकेंट है, ध्यान से, और इसके भी सामने 3D वैकेंट है। तो आप खाली जगह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, आप खाली जगह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। आप जो चीज कुछ ले रहे हैं, अगर आपका हक है उस पर, तो उसके अलावे जो खाली जगह मिलता है आप उसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके पास कार होती है, बाइक होती है, साइकिल होती है, तो आप उसको अपने कैंपस में लगाते हैं, बट आपके घर के आगे में जो स्पेस है वो खाली है। आप अपने कार, साइकिल, स्कूटर, स्कूटी के लिए उस स्पेस का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। वो खाली है, वैकेंट, और आपके रीच में है। आप ऐसा नहीं करते कि दूसरे शहर के खाली जगह में जाकर के लगा देते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आपके रीच में है। तो रीच की बात मैं कर रहा हूं, अगर आपके रीच में कोई ऑर्बिटल और वो खाली है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहता हूं कि आप लोग गलतफहमी में हैं कि ये 3p3p ओवरलैप है। आप लोग गलतफहमी में हैं कि ये 3p3p ओवरलैप है। ये pd-pd ओवरलैप है, क्योंकि इस p ने वैकेंट d को भी इंगेज किया और इस p में अब d का भी कैरेक्टर आया, इसलिए दिस ऑर्बिटल इज नाउ pd। It possesses some d character also. So overlapping orbitals are pd and pd, not pure 3p and 3p. And few minutes ago, we already studied that d orbital is more directional than any p orbital. So a dd overlap is more effective than any pp overlap if both of them forming sigma bond या like bonds. तो आप जरा सोचें, इसमें डी का कैरेक्टर आने के कारण आपने अच्छे से देखा कि पीपी से स्ट्रॉन्ग पीडी पीडी हो जाएगा और पीडी से स्ट्रॉन्ग डीडी हो जाएगा। आपको यह समझ में आ गई चीजें? इसीलिए पीडी पीडी ओवरलैप के कारण इस बॉन्ड को एक्स्ट्रा एक एनर्जी मिलती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, इसीलिए यह वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ। होगी आपको, ये वाला बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हुआ। तो यूजुअली हमने क्या बोला, दो पॉइंट है। एक ये है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो फ्लोरीन की कम क्यों हुई दोस्त? क्योंकि फ्लोरीन के पास स्मॉल साइज, मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाई चार्ज डेंसिटी एंड हेंस effective intervalence electron repulsion, weakening its bond energy, weakening its bond strength। और क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा सिनर्जी कहां से आई? ड्यू टू ऑक्यूपाइंग सम डी कैरेक्टर बाय 3p ऑर्बिटल। सो ओवरलैप इज नाउ pd-pd, नॉट प्योर 3p-3p। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा ये कॉन्सेप्ट सीख करके। ऐसी चीजें होती हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप बेंच पर बैठते हैं, आपको क्या लगता है? आप बस्ता लेके जाते हैं, वो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आप बस्ता बैग लेके जाते हो। इट्स ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव टू पुट योर बैग ऑन योर बैक और अंडर योर बेंच, अंडर योर डेस्क। बट आप क्या करते हैं? खाली देख करके सिट, यू ऑलवेज यूजिंग द वैकेंट ऑर्बिटल, द वैकेंट सिट, एंड यू स्टार्टेड कीपिंग योर बैग इन वैकेंट पोजिशन, ऑन वैकेंट पोजिशन। तो आप क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, हथिया रहे हैं। आपको समझ में आई होंगी चीजें?
तो वही चीज हुआ, आपके रीच में था इसीलिए आपने बैग को वहां पे पुट किया रखा, तो ये इसके रीच में है। तो ये हमने चलो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखाई। अब आ जाओ वापिस। तो हमने ये दिखाया कि बॉन्ड एनर्जी हैलोजेंस में क्लोरीन, देन ब्रोमाइन, देन फ्लोरीन, तब आयोडीन। क्लोरीन की 240 और फ्लोरीन आते आते 156। जो डाटा सिखा दे रहा हूं एक बार, वो डाटा याद रहना चाहिए। आप अगर अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो वो डाटा एकदम याद हो जाना चाहिए आपको, जो एक बार सिखाया। अब आ जाओ, अगर मैं इसके बाद लेकर के आपको चलूं बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हैलोजेंस के बाद कैल्कोजेंस में, किस में लेके जा रहा हूं? कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस किस ग्रुप को बोलते हो? से ध्यान दो, अच्छे से देखो। O2, S2, Se2, Te2। ऊपर जाने पर चलो अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूं, मजा आ जाएगा, बस बने रहो। OOSS, SESC, मजा आ जाएगा, ना आएगा तो मेरा नाम बदल देना। तो ऊपर जाने पर सर एन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए सर अपनी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब सर आपने अभी सिखा दिया कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, तो इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। तो सर चूंकि यहां पर इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, इसीलिए सर इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये ध्यान से, इस बार ये यहां नहीं आकर के, सॉरी यहां नहीं आकर के यहां आता है। सर ये क्या कर रहे हो यार, ये सर मजाक चल रहा है क्या? आपने वहां भी वहां नहीं आकर के वहां आता है, यहां भी यहां नहीं आकर के यहां आता है। यार जहां जा रहा है सर सिर्फ वो बता लो, जो जहां नहीं जा रहा वो क्यों बता रहे हो? कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूं। मैंने बार बार बोला, एक टीचर का सिर्फ ये काम नहीं है बताना कि सही क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है टीचर के और स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए, गलत क्या क्या, कंफ्यूजन कहां आ सकता है किसी के दिमाग में। तो एक्चुअली बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर को, सभी के दिमाग में चलता है कि एफिनिटी वाला चीज। तो एफिनिटी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें भी रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन का कम होके वो एफिनिटी क्लोरीन के ठीक नीचे जाता है। तो मैंने बोला कि वो जो ठीक क्लोरीन के नीचे जाता है तो बॉन्ड एनर्जी में वही चीज ओवरलैप ना कर जाए। अभी बॉन्ड एनर्जी पे फ्रेश होके कभी एग्जाम में बैठोगे तो वहां तो याद नहीं रहेगा ना कि किस लेक्चर से क्या आया। तो एफिनिटी में फ्लोरीन क्लोरीन के ठीक नीचे जाता है, बट बॉन्ड एनर्जी में वो ब्रोमाइन के नीचे, और ब्रोमाइन आयोडीन और फ्लोरीन का करीब करीब बराबर। उसी तरीके से एफिनिटी में ऑक्सीजन सबसे नीचे जाता है, एफिनिटी में ऑक्सीजन सबसे जाता है, बट हमने क्या बोला, बट यहां पर फिर वहां नहीं जाएगा, इस बार जस्ट नीचे जाएगा। तो आ जाओ, तो आपका क्या हो गया, ठीक नीचे। तो आप ध्यान से बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हुआ, O2, सॉरी सबसे ज्यादा किसका, S2 के बाद O2, O2 के बाद Se2 के बाद Te2। आराम से मेरे साथ बने रहे। ये लिख दिया, ये गलत है। अगले पेज में बताता हूं क्यों गलत है। तो इसको छोड़, ये सही है, ये जो ये सही है, बट ये गलत है। सर आपका दिमाग खराब हो गया है। जब ये सही है तो सबसे ज्यादा SS, फिर है O, फिर SE, फिर TT। हाँ, तो सर S2, तब O2, तब Se2, तब Te2। तो सर ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। सर या तो खुद पागल हो या हम लोगों को पागल समझते हो। एक्चुअली दोनों में से कोई बात नहीं है। अगले पेज में क्लियर कर देता हूं, पहले ये समझाए यहां तक आपका कैसा जा रहा है आज का सेशन, बताए मेरे को, फिर अगले पेज में मैं क्लियर करता हूं और इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले प्लीज। तो जो पिछले पेज में हमने इसमें आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया और फिर कंफ्यूजन में डाला, तो उसका अब मैं उसको पहले क्लियर करता हूं। ठीक है, पहले मैं उस चीज को क्लियर
करता हूं। आपका पेज नंबर आज का 6 है। क्लियर ये कर रहा हूं, ये वाली बात सही है। SS देन OO देन SESE एंड देन TET। एक्चुअली ये ऑर्डर जो है वो सिंगल बॉन्ड एनर्जी के लिए है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज। जब सिंगल बॉन्ड हो उस समय में ये बातें सही है, लेकिन जब दोस्त आप O2 लिखते हैं, जब आप S2 लिखते हैं, जब आप Se2 लिखते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल बॉन्ड है। समझिए अच्छे से, इन मॉलिक्यूल्स में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड S। एंड जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा छोटे साइज के एलिमेंट्स के द्वारा स्टेबल फॉर्म होते हैं। बड़े साइज के एलिमेंट्स मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना पाते स्टेबल। तो एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज, ध्यान से, फेवर्ड बाई, हमेशा किसका अच्छा और मजबूत बनता है? स्मॉल साइज एलिमेंट। रिलेटिवली लगा दो, तुलनात्मक अगर छोटे साइज के एलिमेंट्स लो तो रिलेटिवली स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स वो मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पर्टिकुलरली सेकेंड पीरियड, उनके सामने तो किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं। तो सेकेंड पीरियड में मल्टीपल बॉन्ड्स में कभी भी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स का टक्कर नहीं हो सकता है। इस बात को जेहन में बैठा लो। मल्टीपल बॉन्ड्स हमेशा छोटे साइज के एलिमेंट्स अच्छा बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। तो सेकेंड पीरियड से तो छोटा और कोई होता ही नहीं है। तो इसीलिए सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। उनके सामने कोई और फैक्टर नहीं चल सकता। किसी का भी मल्टीपल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जितना सेकंड पीरियड का होगा। तो आप जरा सोचिए, जब आप ये ऑर्डर लिखते हैं तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड था, और जब आप O2S2 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है उस समय कि वो मल्टीपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी S2 से हर हाल में ज्यादा हो जाएगी, हर हाल में, इसमें कोई शक ही नहीं है। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी O2 की इनफैक्ट काफी ज्यादा होगी S2 से। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, क्यों आपका गलत हुआ। तो कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्शन के बीच बड़ी पतली सी लाइन होती है, उस लाइन को समझना बड़ा जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्शन के बीच बड़ी पतली लाइन जो होती है उसको इनऑर्गेनिक में समझना बहुत जरूरी होता है, वरना आप सीखेंगे कुछ और आपको लगेगा कि मैं सीख रहा हूं कुछ और। तो उम्मीद है यह चीज आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो अब मैं इसमें और कराता हूं, अच्छे से देखोगे तो आगे से इस बात को ध्यान रखेंगे, और मैं क्लियर करता हूं आपका, देखते जाए आप। अब आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खुलेगा। अगर मैं बोलूं NN PP ASAS, ध्यान से, अब आप बोलोगे कि सर ऊपर जाने पर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बढ़ेगी, सिंगल बॉन्ड की सर बात हो रही है। अब देखो, अब आपका क्लियर होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहां क्या हो जाएगा? इंटरवैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो NN बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा कौन बॉन्ड? PP। बट ये कैसा, किस सिचुएशन में? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी। अब आपकी चीजें क्लियर भी होंगी। वाइल वहीं पर अगर आप बात करें, आप इसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि N2 से ज्यादा हो जाएगा P2 का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं ये क्यों गलत हो गया। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि N2 जब बोलते हो दोस्त तो ट्रिपल बॉन्ड, और P2 जब बोलोगे तो ट्रिपल बॉन्ड, और आप जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज फेवर्ड बाय स्मॉल साइज एलिमेंट। तो इसका मतलब ये गलत हुआ। तो सही सही बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? N2 काफी ज्यादा है P2 से, काफी ज्यादा। इनफैक्ट दिस इज अनस्टेबल, क्योंकि लार्ज साइज का एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। इनफैक्ट दिस इज अनस्टेबल।
रहा हूं आपको, लार्ज साइज का एलिमेंट भूल जाइए कि वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट भूल जाइए कि आपस में मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच, फोर्थ पीरियड और फोर्थ पीरियड के बीच, सिर्फ सेकंड पीरियड के बीच ही मल्टीपल बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनने के लिए छोटा साइज एकदम जरूरी। थर्ड पीरियड बनेगा ही नहीं, अगर आपने बनाया तो अनस्टेबल। यही तो वजह है कि P2 अनस्टेबल होता है और वो डायमराइज कर जाता है P4 में, इसीलिए नेचर में P2 नहीं मिलता है, नेचर में P4 मिलता है। तो आप यहां लिखेंगे दैट्स वाई फास्फोरस, सोचो कितनी लाजवाब चीजें सीख रहे हो, इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ P4। P4 में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नॉट P2, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट लार्ज साइज का एलिमेंट है, ये मल्टीपल बॉन्ड पीरियड के एलिमेंट को मल्टीपल बॉन्ड बनाना है, वो बनाएगा भी तो एक एलिमेंट सामने वाला सेकंड पीरियड मिनिमम जरूरी है, तभी बनाएगा। जैसे S डबल बॉन्ड S स्टेबल नहीं है, बट S डबल बॉन्ड O होता है। P ट्रिपल बॉन्ड P स्टेबल नहीं है, बट P डबल बॉन्ड P होता है, और P ट्रिपल बॉन्ड N भी होता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो सामने में एक कौन चाहिए? सेकंड पीरियड का एलिमेंट, तब वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन वो भी जो सामने में सेकंड वाला चाहिए, मेरी बात को गौर से सुनो, सेकंड वाला तो एक सामने चाहिए, अब ये जो चाहिए बड़ा साइज, ये भी बहुत बड़ा नहीं चाहिए। थर्ड पीरियड चलेगा, फोर्थ पीरियड दिक्कत हो जाएगी, फिफ्थ पीरियड इंपॉसिबल हो जाएगा, सिक्स्थ पीरियड इंपॉसिबल हो जाएगा। मतलब ये एक छोटा तो दूसरा थोड़ा बड़ा चल सकता है, लेकिन वो भी सल्फर, यही सिलिकॉन लेफ्ट है थोड़ा बड़ा, इसलिए SI डबल बॉन्ड O नहीं होता है, जबकि P डबल बॉन्ड O हो जाता है, S डबल बॉन्ड O हो जाता है, सिलिकॉन लेफ्ट है तो और बड़ा हो गया। तो क्या जेनॉन का डबल बॉन्ड O हो सकता है? क्या जादुई चीज मैंने आपसे पूछा है, आप जरा इस पर विचार करें कि सर ने बोला कि S डबल बॉन्ड O हो सकता है, P डबल बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ध्यान दो, क्लोरीन राइट है तो उसको तो डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं, वो तो एक बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड कोई जरूरत नहीं, जरूरत होगा तो बनाएगा, HClO4 बनता है, तो Cl डबल बॉन्ड O बना सकता है, S डबल बॉन्ड O बना सकता है, P डबल बॉन्ड O बना सकता है, SI डबल बॉन्ड O नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन काफी छोटा, थोड़ा बगल आओ तो सल्फर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बगल आओ तो फास्फोरस थोड़ा बड़ा, थोड़ा बगल आओ तो सिलिकॉन और बड़ा, एक तो थर्ड पीरियड और बड़ा होते जा रहा है, और सिलिकॉन की साइज क्लोरीन हो गई, इसीलिए सिलिकॉन अब डबल बॉन्ड O नहीं बना पा रहा, बट क्लोरीन डबल बॉन्ड O बना रहा है। सारे के सारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स P ब्लॉक का आप चीजें क्लियर कर रहे हैं। तो मैंने बोला सिलिकॉन की औकात नहीं है डबल बॉन्ड O बनाने की, तो क्या जेनॉन डबल बॉन्ड O बना सकता है? जरा सोच के देखें। और मैं बता दूं कि जेनॉन इनर्ट नोबल गैस काफी बड़ा है साइज में सिलिकॉन से। तो अब आप मेरे को ये जवाब दें, जेनॉन डबल बॉन्ड O बना सकता है कि नहीं, आप इस पर विचार करें और मेरे को ये भी बताएं स्क्रीनशॉट लेने से पहले, आपका अच्छे से समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, गेटिंग नीट एंड क्लीन, अच्छा हो रहा है आपका, स्ट्रॉन्ग हो रहा है कॉन्सेप्ट, बढ़िया हो रहा है या नहीं, बता मेरे को। और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले प्लीज। तो अब मैं आपको इस पेज में जो मैंने बोला आपको पिछले में, मैं वो बता रहा हूं। मैंने बोला कि अगर आप, और फास्फोरस इससे थोड़ा छोटा, सल्फर और छोटा, और क्लोरीन थोड़ा और छोटा है, ठीक है। तो आप Cl डबल बॉन्ड O बनाते हो, हमने बोला S डबल बॉन्ड O बनाते हो, हमने बोला आप P डबल बॉन्ड O भी बना लेते हो, हमने बोला, बट आराम से देखते जाओ, ये तीन हमने टिक लगाया, ये डबल टिक, ये सिंगल, हमने बोला SI डबल बॉन्ड O आप नहीं बना सकते, इसीलिए SiO डज नॉट एग्जिस्ट बट CO एग्जिस्ट। लेकिन CO उसी के फैमिली का कार्बन है, सिलिकॉन की फैमिली का, वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो आप ऐसा नहीं चल सकेगा। लेकिन आप JRF के स्टूडेंट है, मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसा नहीं कि SiO होता नहीं है, SiO भी होता है,
बट वो एक ड्रास्टिक कंडीशन पे उसको बनाया जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में SiO नहीं टिका रहता, बहुत डिफिकल्ट ड्रास्टिक सिचुएशन बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। तो कभी मौका लगेगा तो मैं केमिकल रिएक्शन में SiO का प्रिपरेशन करके भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने ये क्लियर कर दिया। मैंने बोला, मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि xenon इज वेरी लार्ज देन सिलिकॉन। हाँ, एक मिनट, पहले चलो इससे पहले सिलिकॉन वाला मैटर मैं क्लियर कर दूं। SiO2 does not exist with multiple bonds. SiO2 does not exist with, आराम से सोचो, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, पी ब्लॉक का यार बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूं। डज नॉट एग्जिस्ट विथ मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक CO2। जैसे हमने बोला कि SiO2 अब आप ऐसा नहीं बना सकते हैं जैसे कि CO2 आप बनाते हैं, ये तो हर किसी को पता होगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड अब है नहीं। तो सो SiO2 गेट पॉलीमराइजेज, ये क्या कर जाता है, पॉलीमराइज्ड कर जाता है, मतलब बहुत सारे SiO2 मॉलिक्यूल्स मर्ज हो जाते हैं और वो इस तरीके से हो जाता है पॉलीमराइज। ध्यान से देखोगे ये, क्योंकि सिलिकॉन को 4 बॉन्ड बनानी है तो वो अपना फ्लैप खोल लेता है, दोनों फ्लैप, और चारों तरफ इस तरह फैल गया। तो ये कहानी इस तरह से हो गई, हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से और हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से। क्या बोला हमने, इन SiO2 each silicon is linked with 4 oxygen atoms, 4 O atoms, and each oxygen is linked with 2 silicon atoms। चलो ये भी काम की चीज, हाइब्रिडाइजेशन सिलिकॉन की sp3, और यहां की जो बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री। बहुत मजेदार क्लास है, 110 डिग्री, आराम से आ जाओ। तो हमने ये भी क्लियर कर दिया कि SiO2 एग्जिस्ट तो करता है, बट SiO2 मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सिलिकॉन साइज में बड़ा हो गया तो वो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल नहीं बनाएगा। हमने बोला सामने में मल्टीपल बनाने के लिए ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो सामने में थर्ड पीरियड नहीं बनेगा। हमने क्या कंक्लूड किया, N3 नो मल्टीपल बॉन्ड, गलती से भी नहीं बनाओगे आज के बाद। हमने बोला कि अगर बना सकते हो तो किससे, N2 N3 मल्टीपल बॉन्ड्स आर पॉसिबल, N2 N3 पॉसिबल, मतलब एक सेकंड पीरियड का और एक थर्ड पीरियड का। बट कौन इसमें भी नहीं पॉसिबल, Si डबल बॉन्ड और नॉट पॉसिबल, सिलिकॉन वाला नहीं पॉसिबल है, कि बना लिया। अब चलो अगला। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साइज ऑफ xenon इज मच लार्जर देन साइज ऑफ सिलिकॉन। तो हमने बोला कैन xenon फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन, क्या xenon ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है? तो xenon अब काफी बड़ा है तो आंसर नो होगा, बट आप जानते हैं जंग, मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, इसलिए आंसर यस होगा। अब आ जाओ कैसे, चलो मैं भेंट करवाता हूं XeO2, XeO3, XeO4। जरा सोचो आराम से, बहुत शानदार चीज। भाई साहब नहीं होता है, भाई साहब नहीं होता है, भाई साहब होता है। क्योंकि xenon +2 में है, यहां xenon +4 में है, यहां xenon +6 में है, यहां xenon +8 में है। तो अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज काफी छोटा हो गया, इसीलिए दोस्त बना लिया। समझ में आई चीजें? एक्सियो क्यों एग्जिस्ट करता है? एक्सियो डज नॉट एग्जिस्ट, अनस्टेबल है, ठीक है। हर नहीं एग्जिस्ट करने वाली चीजें भी एग्जिस्ट करती है, बट ड्रास्टिक कंडीशन पर, डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो एक्सियो रूम टेम्परेचर पर नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि एक्सियो में अगर डबल बॉन्ड बनाया तो xenon पर +2 रहेगा, और xenon बहुत बड़ा है तो +2 उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगा।
मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए उसको छोटा होना पड़ेगा। XeO2 में भी अभी कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो भी अनस्टेबल है और वो भी +4 में है, अभी वो भी नहीं बना सकता है क्योंकि जेनॉन बहुत बड़ा है। तो जेनॉन को बहुत छोटा करने के लिए 5 और लाओ, तो कितना लाओ? 6+ लाओ। जब 6+ लाओगे आप तो अब जेनॉन काफी कॉन्ट्रैक्ट कर गया साइज, अब ऑक्सीजन से ये आंख मिलाने के लिए तैयार है। इसीलिए XeO3 एग्जिस्ट करेगा, XeO4 एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड बना सकता ऑक्सीजन के साथ, बट XeO2, Xenon 2 और Xenon 4 नहीं। तो उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा इन चीजों में, मल्टीपल बॉन्ड्स के खेल में, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के इस लेक्चर को आपने काफी जम के एंजॉय किया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? वीडियोज के कंप्लीट होने के बाद वीडियोज के सेक्शन में जाकर के आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें कि आज आपको यह लेक्चर कैसा फील हुआ, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा। और बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, आप लोग प्लीज लाइव क्लासेस अटेंड करें। तो मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी क्लासेस यूं ही करते रहें, खेलते रहें, हमसे प्यार निभाते रहें और हम आपके लिए इस तरह नए नए अनूठे और उजुबे पी ब्लॉक के एप्लीकेशंस लेकर के हर रोज मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, हर वीक में 3 दिन आपके लिए हम आते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच।